नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे देश के प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। तो आज के कार्यक्रम की हमारी शख्सियत है श्री एस राजपूत जी। आपने तहा जिंदगी पूरा समय वन विभाग को दिया। आप IAFS अधिकारी हैं। फिलहाल आज की तारीख में वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं रेरा में एज अ मेंबर सेक्रेटरी। नमस्कार राजपूत सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। थैंक यू सर, आपका पहले भी एक बार हम आपसे रूबरू हुए थे जब आप फॉरेस्ट में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उसके बाद का जो आपका जो नया सफ़र जो शुरू हुआ है रेरा से, तो सबसे पहले तो बहुत लोग जानना चाहते हैं इस रेरा के बारे में, वो तो हम आपसे पूछेंगे। शुरुआती दौर में अगर आप रेरा का फुल फॉर्म से अगर आप शुरू करें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका फुल फॉर्म क्या है। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सर। तो जैसा कि जानते हैं कि ये रियल एस्टेट हमारे यहाँ बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है। जी तो गवर्नमेंट काफ़ी दिनों से इस पे विचार कर रही थी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जी जी इस सेक्टर को प्रमोट किया जाए। जी और जो अलाटीज़ हैं वो चूँकि वो छोटे लोग अपना मकान लेते हैं तो जी इनके हितों का संरक्षण किया जाए। जी तो इन सब बातों को ध्यान में रख के रेरा एक्ट 2016 में लाया गया जी और उसी के तहत हर राज्य में एक प्राधिकरण गठित हुआ है, जिसको हम जैसे MP रेरा है, हर राज्य में अपना गठित हुआ है। जी जी। तो ये फुल फॉर्म और ये उसका मूल उद्देश्य है। वैसे रेरा के लिए आप अपना मध्य प्रदेश और आप लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बहुत सी स्टेट में तो है नहीं, और जहाँ होना था उसमें शायद हम मध्य प्रदेश हमारा पहला स्थान था जहाँ पे रेरा के एक्ट और उसकी ऑफिशियल कार्रवाई शुरू हुई है। हाँ, मध्य प्रदेश जो है रेरा का गठन करने वाला पहला राज्य था। जी जी और जो इसके अंतर्गत रूल्स बनने थे जी जी वो भी सबसे पहले मध्य प्रदेश ने बनाए हैं। तो मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में पायोनियर तो कहा जा जी सकता है। जी। सर, रेरा में कुछ नो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं उन्हें अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है, तो रजिस्ट्रेशन वो लोग भी करवाते हैं। कुछ उनको शिकायत भी है, पहले मैं शिकायत उनकी कर दूं, जी उनके जी हित की बिल्कुल। बात कर हाँ दूं। हाँ। उनका उनका कहना यह है सर कि हम जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें कई बार 6-6 महीने लग जाते हैं, और दूसरी स्टेट में बहुत जल्दी हो जाता है। तो एक तो कौन लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, और कौन लोगों को मैंडेटरी है और कौन लोग एग्जेम्प्टेड हैं इस रेरा से। एक्चुअली में रेरा किसी भी प्रोजेक्ट को निर्माण करने से रेरा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जी रेरा तब आवश्यक है जब आप उस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं, जी विज्ञापन देना चाहते हैं कि ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है, और बुकिंग करना चाहते जी हैं। जी तो जहाँ भी आप विक्रय और मार्केटिंग करना चाहते हैं तो जी आपको फिर रेरा के अंतर्गत अपने परियोजना को पंजीकरण कराना पड़ेगा। जी जहाँ तक शिकायत की बात है, 6 महीने तो नहीं लग रहे हैं। जब हम लोग आए थे तो उस समय एक 1.5 साल कुछ पद रिक्त थे। जी उस समय बड़ी पेंडेंसी थी, जी जी। लेकिन अब जो है अमूमन 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। अभी मेरी कुछ आपसे मिलने से पहले क्रेडाई के बिल्डर्स से मेरी बात हुई, वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि कई केसेस अब आपने बहुत जल्दी जल्दी निपटाना शुरू कर दिए हैं। हाँ जी, हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार एप्लीकेशन जमा करने के बाद किसी को हमारे दफ्तर ना आना पड़े। जी जी तो ये धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं जी जी। तो किसी को हमारे दफ्तर में आने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका पंजीयन हो जाएगा। ऑनलाइन अगर है तो हाँ, बस ऑनलाइन भी अप्लाई हाँ, करके हम उसे। सारे अभिलेख ये देखते हैं कि कल को ऐसी कोई परियोजना हम पंजीकृत ना कर दें जिसमें बाद में लोग बुक करा के परेशान हों। जी जी या तो ज़मीन के झगड़े हैं, या परियोजना में प्रॉपर सक्षम स्वीकृतियाँ नहीं हैं, जी जी। या उसमें ऐसा लगता है कि ये परियोजना समय पे पूरी नहीं हो पाएगी। इन सारे फैक्टर्स को देख के पंजीकृत किया जाता है। कंस्ट्रक्शन की बात की आपने, अगर कोई कॉलोनी काट रहा है, जैसे भोपाल में और मध्य प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं जो कॉलोनीज काटते हैं, तो उस केस में भी वो रेरा के दायरे में आते हैं। एक्चुअली भूखंड भी अगर बेच रहा है जी जी तो वो रेरा के भूखंड हो, चाहे ड्यूप्लेक्स बनाए, चाहे वो जी। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनाए, सब पे रेरा पंजीयन उस पर कराया जाना अनिवार्य है। अनिवार्य। सर, ये अगर अनिवार्य है और कोई नहीं करवा रहा, तो उसके लिए भी कोई प्रावधान है आप लोगों के पास?
हमारे यहाँ जो धारा 3 है रेरा जी एक्ट की, जी कि अगर कोई बिना रेरा में पंजीयन कराए विक्रय कर रहा है, जी और ऐसी जानकारी सप्रमाण रेरा में प्रस्तुत की जाती है, जी तो रेरा धारा 59 में उसके तहत कार्रवाई उस बिल्डर के खिलाफ करती है, जी। और उसकी परियोजना की जो कुल लागत है उसका 10% तक जुर्माना उस पे लगा सकती है। जो लोग घर खरीदते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, ज़्यादातर लोग जो घर खरीदते हैं ये ज़िंदगी की सारी कमाई अपना एक घर बनाने के लिए लगाते हैं। तो सावधानी निश्चित रूप से बरतना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो अपना पैसा दे के किसी तरह से फँस जाए, तो उस आदमी के समक्ष बड़ी वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है। तो सबसे पहला तो कोई भी अलॉटी है, उसको देखना चाहिए कि इसमें रेरा का पंजीयन क्रमांक है कि नहीं। क्योंकि रेरा का अगर पंजीयन क्रमांक है, तो वो ये निश्चित हो सकता है कि इसके पास सभी स्वीकृतियाँ हैं और लीगल टाइटल है लैंड पे। तो रेरा का पंजीकरण देखने के लिए वो अगर रेरा की साइट पे जाता है, हमारी वेबसाइट पे, तो उस परियोजना का अगर नाम डालेगा, तो उस पंजीकृत है कि नहीं है। पंजीकृत है तो उसमें कौन-कौन सी स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, टीएनसीपी अनुमति है, कानूनी विकास अनुमति है, बिल्डिंग परमिशन है, या वो उसको कब तक कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें उसको वहाँ पे एक जगह पे मिल जाती हैं। जैसे बिल्डर्स को आपने रजिस्टर्ड किया है, वैसे आप इनके जो ब्रोकेज से रिलेटेड जो लोग होते हैं उन लोगों को भी आप रजिस्टर्ड करते हैं? हाँ, ये रेरा एक्ट में इनको रियल एस्टेट एजेंट का नाम दिया है। जी जी तो वो पंजीकरण अभी हमारे यहाँ से हो रहा है, और उसमें तो हमारे यहाँ ये हालत है कि एप्लीकेशन देने के 7 से 10 दिन में पंजीकरण मिल जा रहा है। तो लगभग मध्य प्रदेश में 1200-1300 ऐसे लोग पंजीकृत हुए हैं। जी जी। पहले जानकारी कम थी, अब बड़ी संख्या में लोग पंजीकरण कराने आने लगे। आपके जो अधिकार हैं, बिल्डर्स के क्या अधिकार हैं, कस्टमर के क्या अधिकार हैं, उसके बारे में अगर ये लोग बताएं तो बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि एक बार क्या होता है, बहुत सारे लोग सर इंटरनेट फ्रेंडली नहीं होते, कोई लोग वेबसाइट पे नहीं देख पाते, लेकिन अगर ये लोग जाके उन्हें कन्विंस करें कि साहब ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये सारी जानकारी हैं, आप सेफ़ हैं, तो इस तरह के सर कुछ ऐसे सेमिनार या कोऑर्डिनेशन हो जिसमें इन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए। एक्ट ने रेरा को दायित्व दिया है जी कि वो जन जागरूकता इस पूरे एक्ट से संबंधित जो भी प्रावधान है जी उसके बारे में करें, और हमने अब जिला स्तरीय ये शुरू किए हैं। जी हमारे सचिव जो हैं वो जिलों में जाके जी जी जो प्रमोटर्स हैं, बिल्डर्स हैं, जी कंज्यूमर्स हैं और रियल एस्टेट एजेंट हैं, इनके जागरूकता कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अभी भी, लेकिन हमें आपका कहना सही है कि और बड़े पैमाने पे इसके किए जाने की हाँ, आवश्यकता है। इनका जो सेल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कस्टमर एंड द बिल्डर, इनका भी कोई प्रारूप डिफाइंड आप लोगों ने कर रखा है? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ा हथियार है। जी जब भी कोई विवाद होगा, आपको समय पे नहीं मिलेगा, या आपके कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का वायलेशन हो रहा है, दोनों तरफ से, बिल्डर का भी कई बार ये हो सकता है कि अलॉटी पैसे नहीं दे रहा है, और अलॉटीज़ के भी कई तरह की समस्या हो सकती है कि पैसे दे दिए लेकिन निर्माण की स्थिति नहीं है। तो सेल एग्रीमेंट जो है वो एक वही एक चीज़ है जिसका सहारा लेके आदमी जी अपने लिए न्याय पा सकता है। तो जो रेरा एक्ट है उसमें हमारे यहाँ से स्टैंडर्ड प्रारूप बना हुआ है, जी और इसमें नियम ये है कि अगर कोई परिवर्तन करता है प्रमोटर, तो उसको रेरा की पूर्व अनुमति की ज़रूरत है। जी तो हमारी साइट पे जाके ड्राफ्ट एग्रीमेंट देखें और देखें कि इसी एग्रीमेंट में आपको बिल्डर ने उनसे जी सेल एग्रीमेंट कराया है। इस सेल एग्रीमेंट के साथ एक एनेक्स्चर भी है जो पेमेंट शेड्यूल है। जी ये पेमेंट शेड्यूल माइलस्टोन बेस्ड है जी कि अगर बुकिंग के टाइम पे 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, जी फिर प्लिंथ लेवल तक कितना करना है, जी या प्लॉटेड है तो कौन सा डेवलपमेंट हो जाएगा, रोड बन जाएंगी तो कितना परसेंट, ड्रेनेज बन जाएगी तो कितना परसेंट। तो वो पेमेंट की भी टर्म्स इसमें डिफाइंड हैं। जी। तो उसी हिसाब से भुगतान जो है वो करना चाहिए। सर इसमें एक और चीज़ होती थी जिसको वो अपनी भाषा में जो बिल्डर होते हैं वो लोडिंग वर्ड यूज़ करते हैं कि सुपर बिल्टअप एरिया में उन्होंने क्लब हाउस को भी ले लिया, पार्किंग को भी ले लिया, बालकनी को भी ले लिया, जबकि सबकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलग अलग होती है, लेकिन सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। तो ये इसमें भी कुछ सुधार हुआ है क्या रेट? क्या है, इस पहले ये कोई बहुत वेल डिफाइंड नहीं था, जी रेरा एक्ट आने के बाद ये डिफाइंड हुआ है। जी
तो कॉस्टिंग तो वो डालेगा, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट कॉस्टिंग जो कॉमन एरिया, मान लीजिए क्लब हाउस है, वो हर एक के लिए है। जी मान लीजिए 1 करोड़ रुपए में क्लब हाउस बनना है और वहाँ 100 लोग हैं, तो 1-1 लाख रुपए निश्चित रूप से हर आदमी पे आएगा। जी लेकिन फ़र्क ये है, आवंटित को ये पता होना चाहिए कि बिल्ट अप एरिया क्या है जी और सुपर बिल्ट अप एरिया क्या है। जी तो जी ये अब जो मोटा-मोटा रेरा आने के बाद है, बहुत इसको सरल किया है जी कि आपका मकान की जो अंदरूनी कारपेट एरिया जैसे। कारपेट एरिया है, जी। उसके अंदर की दीवारें सम्मिलित, अच्छा। बाहरी जो दीवारें हैं, मान लीजिए ये आपका ये है, जी इसके अंदर भले ही कैसी दीवारें हों, तो इसके अंदर का जो एरिया है, जी जी। वो बिल्ट अप एरिया हो गया। अच्छा अच्छा। तो उसमें बालकनी निश्चित रूप से, क्योंकि बाहर होती है, तो जी। बालकनी उसमें शामिल नहीं होती है। ओके। तो बिल्ट अप एरिया अब नई परिभाषा के हिसाब से वो कहलाएगा। ये तो सर ये रेरा की वाकई में एक बहुत बड़ा काम जो रेरा ने किया है, वरना एक ही प्लॉट के अगर 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है तो करीब 1600 स्क्वायर फीट तक का बिल्डर्स चार्ज किया करते थे, और जिनको पसंद आ गया, जिनको अच्छा लगने लगा, वो बेचारे दिया करते थे कॉस्ट। तो आपके प्रोजेक्ट पे साफ साफ प्रोजेक्ट का जो आपके यहाँ जब कोई सबमिट करता है तो ऑब्वियसली उसका एक जो अप्रूव मैप होता है वो तो रहता ही है। उस मैप में आप डिफाइन कर देते हैं इस प्लॉट पे बनने वाला मकान का फर्स्ट फ्लोर का ये एरिया, इतना एरिया डिफाइंड है और इसकी ये कॉस्ट है। हमारे इसमें साइट में ये रहता है कि इसका प्लॉट साइज क्या है जी और इस पे एफएआर क्या है। जी तो दोनों चीज़ों से आदमी निकाल सकता है कि मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट है, जी। तो एफएआर मान लीजिए 1.25 है, तो 1250 फीट स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का वो निर्माण उस प्लॉट पे हो सकता है। तो बाकी सर उसमें वो डिफाइंड नहीं है कि अगर उसने MIG बोल रखा है या HIG या LIG बोल रखा है तो उसका वो नहीं, एरिया आप सारा डिफाइन। लेआउट वो हमें जमा करता है, जी और लेआउट में वो अगर उसके 4 तरह के ड्यूप्लेक्स हैं कि ABCD, जी तो हमारे उसमें होता है कि ए टाइप के इतने हैं जी और कौन-कौन से हैं, किस-किस भूखंड पे ए टाइप हैं, जी। किस-किस पे बी हैं, किस पे सी हैं, किस पे डी हैं। ये उनके यूनिट डिटेल्स होते हैं, उसमें पूरी ये जानकारी रहती है। सर इसमें ये जो लोग आपके मार्गदर्शन में चल रहे हैं और जो आपके मार्गदर्शन में खरीद भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर तरह के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं कोई डिफ़ॉल्टर अगर कोई बिल्डर आ जाता है तो उस केस में क्या करना चाहिए, किसको किस तरह से आना चाहिए? हाँ, ये अगर अलॉटीज़ ने किस्तें अदा की हैं समय पे और अपनी तरफ से उसका कोई एग्रीमेंट के हिसाब से दोष नहीं बनता है जी और बिल्डर के पार्ट पर डिफेक्ट है, तो वो हमारे यहाँ ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। जी तो बेस्ड ऑन उसके बाद बिल्डर को भी सुनवाई का अवसर दिया जाता है, जी और उसके बाद जो हम निर्णय दिया जाता है, तो उसमें निर्णय में अगर अलाटी ये चाहता है कि उसका पैसा ब्याज सहित वापस मिले, जी तो ब्याज सहित वापसी की होती है। उसको मानसिक प्रताड़ना हुई है, उसको मानसिक प्रताड़ना का है। अगर उसको पोजीशन में डिले हुआ है, तो डिले पीरियड के लिए मंथली रेंट जो है, वो रेरा डिसाइड करके ऑर्डर करता है। तो सर जो आप ऑर्डर करते हैं उसका एग्जीक्यूशन के लिए क्या आप तहसीलदार या SDM को देते हैं या उसका क्या हाँ, प्रोसीजर है? ये थोड़ा-सा वो है कि हम ऑर्डर जब करते हैं, तो 60 दिन का समय देते हैं उसको जी पालन के लिए। जी 60 दिन के बाद या तो वो पालन कर लेता है 60 दिन की सीमा में, जी या फिर नहीं करता है। जी। अगर नहीं करता है, तो हम आरआरसी जारी करके संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजते हैं। तो कलेक्टर तहसीलदार के माध्यम से आरआरसी की वसूली कराता वसूली कर। अब जैसे कोई भी डिफेक्ट आता है बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में, आज पोजीशन ले लिया 1 साल 2 साल 3 साल, बिल्डिंग आदमी लेता है जीवन भर के लिए, जीवन भर की कमाई रहती है। अगर 4 साल बाद उसमें स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ जाता है या वॉल्स में क्रैक्स आ जाते हैं या कहीं डिफ्लेक्शन आ गया किसी छज्जे पे या कुछ, उस केस में फिर भी कितनी लायबिलिटी उसकी रहती है और कितने सालों तक रहती है बिल्डर की? है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि रजिस्ट्री ले ली, पोजीशन ले लिया, जी अब जिम्मेदारी खत्म है। जी रेरा एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, जी तो 5 साल तक के लिए वो लायबल है। जी। तो 5 साल के अंदर अगर ऐसी कोई डिफेक्ट या चीज़ सामने आती है, तो वो बिल्डर को कह के उसके रेक्टिफिकेशन के लिए वो कह सकता है, और वो नहीं करता है, तो फिर वो अलॉटी जो है अपनी कंप्लेंट लेकर रेरा में आ सकता है। तो आप भी शायद आपने MSCD से किया हुआ है, आप भी इंजीनियर ही हैं, हाँ, तो 5 साल में मेरे ख्याल से अगर कोई डिफ्लेक्शन आना है या कुछ आना है, कोई हाँ, प्रॉब्लम आनी है तो 5 साल का अगर पीरियड मूलभूत सफिशिएंट है। कहीं गड़बड़ी है, तो 5 साल 5 साल सफिशिएंट में पीरियड है। 5 साल अगर हाँ, निपट गया, आगे ठीक रहा तो आगे भी हाँ, ठीक तो ही रहेगा। अत्यंत कोई मतलब प्राकृतिक विपदा टाइप की चीज़ ना आ जाए, तो जी अगर जी। 5 साल बाद है, तो फिर वो अपनी लाइफ पूरी करना पूरी चाहिए। कर लेगा। हाँ।
तो सर यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर और बहुत सी बातें आपसे करेंगे। थैंक यू। एम्बियंस बहुत अच्छा है, नेचुरल सब कुछ है। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, दाल बाफले, चूरमा लड्डू, अपनी सराउंडिंग बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये। वेरी यूनिक। बहुत सुंदर जगह है। एनर्जेटिक लगा, ये जगह भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। और ये मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में मैंने ये देखा है, सेकंड विजिट में तो ये आपने स्वर्ग बना दिया है इसको। Species of bird that I saw in my whole life. I didn't saw that, and it was a good experience for me. We can say it's not so far from city. It's within city, but it gives a look of a forest. It is a very good place to spend weekend with your family as it is very close to nature. फैमिली आउटिंग के लिए आना है तो दिस इज़ एन आइडियल प्लेस। If you want to enjoy here, have a calm, quiet time to yourself, this is the best place to be. Absolute fantastic, very good hospitality. एम्बियंस बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एंड जगह बहुत अच्छी है। मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड। तो सर स्वागत है आपका फिर से ब्रेक के बाद। एक बड़ी अहम कड़ी की हम बात कर रहे थे, जो प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं, जो एक मीडिया हो सकते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में, जिनका आपने रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। सर इन लोगों से भी जब हमने चर्चा की तो इनका भी कहना है कि अगर हम एक जगह रेरा में रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे एक पैन कार्ड अगर इनकम टैक्स इशू करता है, आप लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर आप लोग भी अगर इनका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके ये एलिजिबल होंगे, ये कह सकते हैं कि हम रेरा के एजेंट हैं। हम जब भी किसी एजेंट को रजिस्टर करते हैं जी जी तो जैसे कार्ड तो नहीं देते हैं, लेकिन एक सर्टिफिकेट देते हैं जी जिसमें रेरा का उसका पंजीयन क्रमांक होता है जी और हमारी वेबसाइट पे भी वो होता है। जी हमारा जो रेरा है ये राज्य के लिए है, जी। तो हमारा जो पंजीयन है वो मध्य प्रदेश की सीमाओं के भीतर लागू होगा। अच्छा अच्छा। मतलब वो इस तरह से नहीं है कि मध्य प्रदेश के पंजीयन पे वो अन्य राज्यों में कार्य कर सके। अगर उसे अन्य राज्य में करना है तो वहाँ के रेरा से उसको अपना पंजीयन कराना होगा। अलग अलग फ़ीस क्यों है सर? जैसे एजेंट्स की अगर बात करें तो कोई प्रोप्राइटरशिप की शायद 10,000 है और इंडिविजुअल की बात करें तो 50,000, इस तरह का कुछ फिगर होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। तो ये फ़र्क है? नहीं, और इसमें दो तरह का है और ये नियमों में आया है मध्य प्रदेश के। जी अगर कोई व्यक्तिगत है, जी ज़्यादातर हमारे यहाँ रियल एस्टेट एजेंट व्यक्तिगत ही हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हैं, सर। इनका 10,000 है। जी लेकिन कई कंपनियां हैं, जी कई पार्टनरशिप फर्म हैं जी या फर्म के रूप में कर रहे हैं, कंपनियां के रूप में या एलएलपी के रूप में कर रहे हैं, तो उनके लिए फ़ीस 50,000 है। और संभवतः लॉजिक इसमें ये है कि इंडिविजुअल आदमी एक अपने घर से ये काम करता है, जी उस अपना कोई दफ्तर उसका अलग से होता नहीं है, जी
कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास नहीं होता है, लेकिन जब फर्म और कंपनियां करती हैं तो उनके पास मैन पावर भी होता है। एक कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन लेती है तो उसके 40 अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो वो 40 एम्प्लॉयज़ उस एजेंट का काम करते हैं। जी जी। तो इसलिए ये फीस का फ़र्क है कि इंडिविजुअल में 10,000 और फर्म और कंपनी के रूप में है तो 50,000। उसमें सर फर्म और जो कंपनी होती है वो तो रजिस्टर्ड होती है, ग्वालियर से रजिस्टर्ड होती है, कहीं रजिस्टर्ड होती है, लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप होती है वो फर्म में नहीं आती है और कंपनी में भी नहीं आती। हाँ, प्रोप्राइटरशिप फर्म में गुमास्ता लाइसेंस नगर निगम का गुमास्ता तो गुमास्ता को सर इंडिविजुअल में ले सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर वो फर्म के रूप में अप्लाई कर रहा है, जी, जी। इसका पैन उसके पास फर्म का है, हाँ हाँ। तो फिर वो फर्म की श्रेणी में जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर इंडिविजुअल रूप में अप्लाई करता है तो इंडिविजुअल के रूप में मान्य होगा। कुछ अगर आप लोग वेबसाइट पे भी डाल दें कि साहब ये रेरा के एजेंट्स हैं, इनके माध्यम से आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो लोगों को बहुत आसान हो जाएगा सर। अपने अपने एरिया के अपने अपने क्षेत्र के लोगों को फ़ोन करके बुलाएंगे कि भैया हम खरीदना है, आप हमें ज्ञान दीजिए, और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। सारे पंजीकृत जो हमारे एजेंट हैं उनकी जानकारी हमारे वेबसाइट पे है। जी जी। तो जो एजेंट हैं इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर किसी एजेंट के माध्यम से हो रहा है जी तो उसको अगर कोई चीज़ उसको बिल्डर और इसके बीच की एक कड़ी माना जाता है तो उसको प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उस पे भी ये जिम्मेदारी आती है कि वो प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें कमियों सहित और सहित वो लोगों को बताए। तो जिम्मेदारी भी है उसके साथ और उसके इसमें ये भी है। तो पंजीकृत एजेंट्स की तो जानकारी हमारे पास है ही है, जी जी। लेकिन ये जो हम है कि ये जो शिविर है, तो ये आपका सुझाव जैसे जिला स्तर पे तो हम कर रहे हैं, अब और इंटेंसिव शिविर बीच में करेंगे, जी जी। जिसमें हम सभी लोगों को, अलाटीज़ को जो आना चाहें या प्रमोटर्स हैं या एजेंट्स हैं, उनको बुला के ये शिविर और करेंगे। लेकिन सर एक और है जिसमें लोग कॉलोनाइजिंग कर रहे हैं, खेतों में छोटे छोटे प्लॉट काट देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक अपराध तो होता ही है। तो बेसिकली वो जिला प्रशासन का काम है कि कोई भी कॉलोनी जो है अवैध रूप से ना काटी जाए। जी उसके बाद अगर कोई, चूँकि रेरा के पास अपने कोई भोपाल ऑफिस के अलावा कोई जिलों में कोई वो नहीं है, जी जी। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई जागरूक नागरिक ये हमें सप्रमाण शिकायत करता है रेरा में कि इसने बिना पंजीयन कराए और बिना सक्षम स्वीकृतियाँ प्राप्त किए प्लॉटिंग कर रहा है या मकान बना के दे रहा है, तो उसके खिलाफ जैसे पहले मैंने बताया कि रेरा अधिनियम में कार्रवाई हो सकती है। सर अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में भी एक बिल्डिंग टूटी थी। भोपाल की बात करें तो गेमन इंडिया का जो एक प्रोजेक्ट है बहुत दिनों से पेंडिंग चला आ रहा है। एक अपन आम्रपाली की बात करें तो शुरुआत आम्रपाली से करते हैं कि आम्रपाली में जिनके टूटे हैं बिल्डिंग, जो घरों के बाहर आ गए, तो क्या वजह हुई होगी सर कि कहाँ कमी पेशी हो गई कि उनको ना बेचारों को मुआवजा मिल रहा है। रेरा और एक्ट और सारी चीज़ें कहाँ दरकिनार हो गई कि आज एक लोग सड़क पर आ गए। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट मेरे से मिस हो गया था कि रेरा एक्ट की जो आत्मा है, एक क्लॉज है इसमें, धारा 42LD। ये धारा प्रमोटर पे इस बात का बंधन लगाती है कि अलॉटी से वो जितने भी पैसे ले रहा है उसकी 70% राशि वो प्रोजेक्ट के अकाउंट में रखेगा। जी वो प्रोजेक्ट के ही निर्माण में और डेवलपमेंट में खर्च करेगा, जी। क्योंकि ये माना गया है कि लगभग 30% उसको हो सकता है प्रॉफिट हो, तो 70% प्रोजेक्ट कास्ट में कंप्लीट हो जाएगा। जी अगर इस प्रावधान का कड़ाई से पालन करा लिया जाए जी। तो मुझे नहीं लगता कि जो जिस तरह की आप आम्रपाली या उस तरह की समस्या बता रहे हैं, आम्रपाली केस तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो लैंडमार्क जजमेंट आया है जी उसमें लोगों ने पैसे दे दिए थे, समय पे बिल्डर ने नहीं दिए। वो बेसिकली डाइवर्शन ऑफ फंड का ही केस था। जो प्रोजेक्ट अकाउंट में पैसा जमा करना था वो प्रोजेक्ट अकाउंट में ना करके उसने अपनी नई ज़मीनें खरीदने या मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं कि उन्होंने कहाँ उसको लगाया था, तो वो डाइवर्ट किया था। जी। तो उस डाइवर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण ये काम लिया कि वो पूरा प्रोजेक्ट उस बिल्डर के हाथ से ले लिया और नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन जो NBCC भारत सरकार की संस्था है उसको दिया गया है, और अलॉटीज़ के बचे पैसे और अनबुक्ड प्रॉपर्टी को बेच के उसमें अभी मैं पढ़ भी रहा था कि कुछ सेक्टर्स कंप्लीट करके लोगों को सौंप भी दिए गए हैं। तो ये ज़रूर है कि वहाँ लोगों को परेशान हुई, लेकिन अंत में न्याय मिल गया। न्याय मिल गया थोड़ी सी, चलिए अच्छा हुआ, देर से आया दुरुस्त था। दुरुस्त है। ऐसे ही अपने मध्य प्रदेश में भोपाल की अगर अपन बात करें तो जो गेमन इंडिया है वहाँ पे भी दर दर फटक रहा है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है,
ऐसा लग रहा है कि खंडहर टाइप की हो गई हैं वो बिल्डिंग, ना कंप्लीट हो पा रही हैं, ना उनका मेंटेनेंस हो पा रहा है। ये एक्ट आया है 2016 में, तो एक्ट लागू होने से पहले की जो परियोजनाएं हैं वो इसमें होती। सम्मिलित नहीं है। गेम इन इंडिया में दूसरे शायद लिटिगेशन हैं, जी। कुछ लीज के विवाद हैं, कुछ लैंड के विवाद हैं, और बहुत मुझे डिटेल में उनकी ये जानकारी तो नहीं है। कुछ वो शायद अब किसी और ने उसको प्रोजेक्ट को ले लिया है। तो बेसिकली प्रीमियम प्रोजेक्ट था, और उसमें कहाँ चूक रह गई कहाँ है मुझे इस बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है जी। लेकिन मुझे लगता यही है कि बिना प्रॉपर प्लानिंग और उसके ये किया गया था, इसीलिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तो सर अब जैसे वो प्रोजेक्ट अब दूसरे किसी के पास आ गया, तो जैसे ही किसी दूसरे के पास आता है तो क्या रेरा में उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या रेरा के जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं वो उसका एडवांटेज? रेरा में एक सेक्शन है कि अगर कोई प्रोजेक्ट किसी दूसरे प्रमोटर को सौंपा जा रहा है जी। तो उसकी रेरा से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये जो गेमल इंडिया है ये इसने अब ली होगी अनुमति? हाँ, इसने जो चेंज ऑफ प्रमोटर है उसकी अनुमति ली है, और इसने रेरा में एक प्लान बना के दिया है कि ये अगले 1 साल के अंदर जी जो इनकी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हैं ये बना के देंगे। सर इसमें एक आपने कहा था कि हम लोग जो प्रोजेक्ट का हम मानते हैं 30% और 70% जो हम पैसा बिल्डरों से जमा करते हैं, उसमें भी सर जो बिल्डर जमा करते हैं और जो उनको जो रिफंड होता है उस रिफंड में भी कोई सर्टिफिकेट है, सीए सर्टिफिकेट का, वो क्या चक्कर है वो सर? धारा 42 LD ये कहती है कि आप 70% प्रोजेक्ट के खाते में जमा करें, जी और आप परियोजना की प्रगति जो हो रही है जी उसके अनुपात में ही राशि निकाल सकते हैं। जी अब परियोजना की प्रगति कैसे पता लगेगी, तो एक्ट ने 3 सर्टिफिकेट स्पेसिफाई किए हैं, इंजीनियर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का और आर्किटेक्ट का। जी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है, और इंजीनियर और सीए बताते हैं कि कितने प्रतिशत परियोजना पूरी हुई है। जी। तो अगर 40% पूरी हुई है तो परियोजना कास्ट का 40% जो है जी तक वो उस प्रोजेक्ट के खाते से निकाल सकता है। वो एक जो कंज्यूमर है जो जिसने प्लॉट खरीदा, मकान खरीदा, वो रेरा की तरफ तो देख रहा है, उसके अलावा भी क्या ऐसे कोई और संस्थान है, सरकारी संस्थान है जिसके पास मदद लेने जा सकता है या अपनी गुहार लगा सकता है? हाँ, ये रेरा एक्ट आने से पहले और अभी भी जो है वो दरवाज़ा खुला हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जी जो कंज्यूमर फोरम है उसमें उपभोक्ता अपना केस वहाँ भी लगा सकता है। जी तो कंज्यूमर फोरम में तो सभी तरह के उपभोक्ता जाते हैं। रियल एस्टेट के चूँकि स्पेशल एक्ट आके ये फोरम बनी हुई है, तो दोनों विकल्प हैं, वो जिसको जो सुविधाजनक है। वैसे आना मेरे हिसाब से रेरा में ही चाहिए अगर उसका रियल एस्टेट प्रॉब्लम है, जी लेकिन अगर वो चाहे कि कंज्यूमर कोर्ट में जाना है तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। सर कंज्यूमर फोरम की हम बात कर रहे हैं, कंज्यूमर फोरम का एक अपना डे होता है, कंज्यूमर डे कहलाता है वो, इस तरह का रेरा डे भी हाँ, आपकी बात सही है, होना चाहिए। वैसे अभी तक ऐसा कोई डे तो नहीं है, हाँ लेकिन रियल एस्टेट बड़ा अपकमिंग सेक्टर है जी और इकोनॉमी में भी हमारा बहुत योगदान है इसका। जी। तो एक कोई दिन इस पर रखा जा सकता है। रखा जाता है। सर दूसरा सर एक और सबके फ़ायदेमंद की बात है, और अगर आप ये कहें कि साहब रेरा के पास फंड नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप जितने बिल्डर्स हैं जो आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं, आप उनसे बोलिए कि 1 साल में कम से कम एक विज्ञापन दें जिसमें वो रेरा का भी नाम दें, रेरा के जो नॉर्म्स हैं वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो प्रॉपर्ली नॉर्म्स को भी वो उसमें मेंशन करें। क्योंकि अभी क्या होता है कि वो ये तो कहते हैं साहब रेरा अप्रूव्ड, लेकिन रेरा के क्या नियम है वो भी अगर वो उसमें डाल दें तो आपका भी काम हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा, और लोगों को कॉन्फिडेंस भी। ये एक्ट में कवर नहीं है तो हम उनको सुझाव तो दे सकते हैं, लेकिन उसका पालन कराना सुनिश्चित नहीं कर सकते। सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके, हमेशा अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।